जो गुजरात की विकास यात्रा को फास्ट ट्रैक पर लाए हैं, ऐसे विकास पुरुष देश के इस क्षेत्र के इस पैमाने के सर्वप्रथम परिसंवाद के प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नरेंद्र भाई मोदी को आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें आपके उद्घाटन प्रवचन के लिए। ये जो बीच में व्यवस्थापक हैं, ये कहीं जगह लीजिए, पीछे प्रतिनिधियों को तकलीफ होती होगी। व्यवस्था वाले मित्र, जरा आपकी कठिनाइयों का मुझे तुरंत अंदाज आ जाता है। मंच पर विराजमान मंत्री परिषद के हमारे साथी मंत्री श्री बाबू भाई बोखरिया, मंत्री श्री लीलाधर भाई वाघेला, बिहार से पधारे हुए मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, हिज एक्सेलेंसी डेनमार्क एम्बेसडर फेडरिक स्वेन, गोवा के प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन श्री डीपी खोलकर जी, भारत सरकार के कमिश्नर पशुपालन श्रीमान डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, पशुपालन के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से जिनका ट्रस्ट बहुत काम कर रहा है, ऐसे जेके ट्रस्ट के चेयरमैन श्रीमान विजयपत सिंघानिया जी, गुजरात सरकार के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर वरेश सिन्हा जी, वाटर रिसोर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव गुप्ता जी, सहकारी क्षेत्र को संभाल रहे श्रीमान डीएच ब्रह्मभट्ट जी, मंचस्थ उपस्थित सभी महानुभाव और हिंदुस्तान के 20 से अधिक राज्यों से 200 से अधिक मोर देन 200 डिस्ट्रिक्ट से पधारे हुए पशुपालन और कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधि बंधु भगिनी, मैं गांधी और सरदार साहब की इस धरती पर गुजरात के कोटि कोटि जनता की तरफ से हृदय से आपका मैं स्वागत करता हूं। जब आप गुजरात की श्वेत क्रांति के संबंध में सुनते हैं तो स्वाभाविक आपका मन करता होगा कि हम भी कुछ ऐसा अपने राज्य में, अपने गांव में करें। बारी बारी से अनेक राज्यों के डेलीगेशन यहां आते रहते हैं। कृषि क्षेत्र में गुजरात ने क्या किया है, वाटर मैनेजमेंट में क्या काम किया है, एनिमल हस्बेंड्री में क्या काम किया है, तो लगातार देश के कोने कोने से साइंटिस्ट हो, रूरल इकोनॉमी को जानने वाले लोग हो, आते रहते हैं। उसी में से एक विचार आया कि क्यों न हम देश के कोने कोने से लोगों को बुलाएं, हम उनसे विचार विमर्श करें। उनके पास जो अच्छा है वो गुजरात सीखना चाहता है। हमने आपको निमंत्रण दिया है, लेकिन ये मत सोचिए कि हम आपको कुछ सिखाने के लिए बुलाया है। हमने आपको बुलाया है आपसे कुछ सीखने के लिए। हम आपके अनुभवों को जानना समझना चाहते हैं।
आपने अपने अपने क्षेत्र में कौन से नए प्रयोग किए हैं? ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण अर्थकारण के लिए, खेती के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में। और ये जब हम इतने विस्तार से चर्चा करेंगे और उसमें से जो उस मंथन में से हम सबको बहुत सी नई बातें जानने को मिलेगी। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के कारण, बेस्ट प्रैक्टिसेस के विषय में जानकारियों के कारण हमें आगे की दिशा में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, पशुपालन के लिए क्या करना चाहिए, इसकी एक दिशा मिलेगी। उस अर्थ में शायद, जहां तक मेरी जानकारी है, हमारे देश में गांव के लिए, किसान के लिए, पशुपालक के लिए शायद ही इतना बड़ा समारोह देश में पहली बार हो रहा है। इस क्षेत्र से जुड़े हुए अनेक लोग इस पूरे प्रोजेक्ट में पार्टनर है। गुजरात सरकार तो एक प्रकार से यजमान है, वी आर होस्ट, हम एक कैटलिक एजेंट हैं, लेकिन अनेक संस्थाओं ने जो इस क्षेत्र से कई वर्षों से काम कर रही हैं, उन सबकी पार्टनरशिप के, उन सबके सहयोग से आज का ये समारोह हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है, उन सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि 21वीं सदी में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसकी चर्चा पिछले 2-3 दशक से हो रही है। और किसी भी देश को गति देने के लिए इस प्रकार की भावात्मक प्रेरणा की उपयोगिता भी होती है। लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्न की भी जरूरत है, दूध की भी जरूरत है, पोषण के लिए अनेक व्यवस्थाओं की जरूरत है। और स्वाभाविक है, जब जनसंख्या की वृद्धि होती है तो जमीन का दायरा कम होता जाता है। 2 पीढ़ी के पहले जिस बाप के पास 20 एकड़ भूमि होगी, आज बेटों में बांटते बांटते वो 2 एकड़ हो गई होगी, 2 बीघा हो गई होगी। जमीन कम होती चली जा रही है। अब पशु की संख्या बढ़ाएं तो कितनी बढ़ाएं? और क्या पशु की संख्या बढ़ा करके हम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं क्या? और तब जाकर के हमें इन सारी आवश्यकताओं के, इन चैलेंजेस को मिटवित करने के लिए एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा। हमारे पुराने तौर तरीके से हमारी बात आगे नहीं बढ़ सकती है। उन बातों को कैसे किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से कैसे किया जाए, इस पर बल देने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, ये बात सही है कि गुजरात ने इस क्षेत्र में एक प्रयोग किया है। यहां पर पशुपालन, कोऑपरेटिव मूवमेंट, डेयरी उद्योग, एक प्रकार का एक अच्छा सा नेटवर्क बना हुआ है। और उत्तरोत्तर वो आधुनिक भी होता जा रहा है, विकसित भी होता जा रहा है। राज्य के कोने कोने में पहुंचने का वो प्रयास भी कर रहा है। ये मॉडल क्या है? ये मॉडल औरों को कैसे काम आ सकता है? उसी प्रकार से अन्य राज्यों ने भी अपनी अपनी
अनुकूलता के अनुसार कई प्रयोग किए हैं। कई वेटरनरी डॉक्टर्स ने प्रयोग किए, कुछ यूनिवर्सिटीज ने प्रयोग किए हैं। इन सब का निचोड़ निकाल करके हम विकास की एक अवधारणा को तैयार कर सकते हैं। ये समय की मांग है कि सिर्फ पशुओं की संख्या बढ़ने से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हो सकता है हमारी समस्याएं बढ़ेगी। और तब जाकर के हमारे लिए आवश्यक है कि हम कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। हमारी गाय हो, हमारी भैंस हो, हमारी बकरी हो, हमारा ऊंट हो, जो भी दूध देने वाले पशु है, दूध की उत्पादकता कैसे बढ़े। अगर एवरेज एक पशु आज 2 लीटर दूध देता है तो 3 लीटर कैसे हो, 4 लीटर कैसे हो, 5 कैसे हो, 7 कैसे हो। अगर पशु के लालन पालन का खर्चा कम होगा और दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो पशुपालक की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। इस एक बात को वैज्ञानिक तरीके से हम कैसे आगे बढ़ाएं, और इसके लिए कुछ प्रयासों की आवश्यकता होती है। भाइयों बहनों, छूट-मूट प्रयोग तो बहुत चल रहे हैं और बड़े उपयोगी प्रयोग भी हैं, लेकिन सबसे पहली आवश्यकता होती है नीति निर्धारकों के मन में एक आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं या जाने वाले हैं उस रास्ते से हम परिणाम प्राप्त करके रहेंगे। अगर नीति निर्धारकों के मन में दुविधा होती है, उन्हीं के मन में आशंकाएं होती हैं, उन्हीं के मन में भरोसा का अभाव होता है, तो न हम उस दिशा में चल पाते हैं, न मंजिल को देख भी पाते हैं। पहुंचने की बात तो बहुत दूर की रही। मैं हैरान था, भारत सरकार के नीति निर्धारक जो लोग हैं उसमें से एक महाशय ने अभी कुछ दिन पहले कह दिया कि महात्मा गांधी का ग्राम राज्य का विचार इररिलेवेंट है, बेमतलब है। अगर नीति निर्धारकों की सोच ऐसी होगी कि भारत के विकास में गांव का महत्व नहीं है, पुरानी ग्राम्य संस्कृति का महत्व नहीं है, पुरानी ग्राम्य परंपराओं का महत्व नहीं है, तो मैं मानता हूं वो हिंदुस्तान को समझ नहीं पाए हैं। अगर यही लोग देश के निर्णय करेंगे तो गांव का क्या होगा। भाइयों बहनों, मैं पूरे कन्विक्शन के साथ कहता हूं, महात्मा गांधी का आर्थिक चिंतन आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना महात्मा गांधी मौजूद थे तब था। यह विश्वास हमारे में होना चाहिए। और महात्मा गांधी की हर बात को अगर हम देखेंगे और खास करके ग्रामीण अर्थतंत्र के संबंध में देखेंगे तो हमें आने वाले कुछ सालों तक तो, कुछ दशकों तक तो समृद्धि की ओर जाने के नए रास्ते तलाशने के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक विश्वास होना चाहिए। लेकिन जिनके भीतर खुद पर भरोसा नहीं होता है, खुद पे विश्वास नहीं होता है, वो औरों को भरोसा क्या दे सकते हैं।
आज भी हम गांव में जाएं, वहां की बातचीत का दायरा क्या होता है? वर्षा, बारिश कब आएगी, प्राकृतिक व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं, कैसी होगी, खेत खलिहान, पेड़ पौधे, कितना आत्मीय संबंध होता है उसका प्रकृति के साथ। और पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से जब जूझ रहा है, अगर गांधी को हम समझ लें तो ग्लोबल वार्मिंग के भी सारे जवाब, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के सारे जवाब गांधी की हर बात से मिल जाते हैं, जो विश्व तलाश रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि हमें वैज्ञानिक तरीके से और आधुनिक विज्ञान को स्वीकार करते हुए, गांधी कभी विज्ञान के विरोधी नहीं थे, गांधी कभी आधुनिकता के विरोधी नहीं थे, गांधी कभी परिवर्तन के विरोधी नहीं थे। और इसलिए उस महापुरुष ने ग्रामीण विकास के लिए हम लोगों का जो मार्गदर्शन किया है, वो आज भी उतना सशक्त है, उतना सामर्थ्यवान है और परिणाम देने की पूरी ताकत रखता है। लेकिन उसकी पहली शर्त होती है, उन बातों पर हमारी आस्था हो, हमारा भरोसा हो। लेकिन अगर नीति निर्धारक ही पता नहीं कहां से कहां चल पड़े हैं, तो आप लोगों का क्या होगा, मेरे देश के किसानों का क्या होगा, मेरे देश के गांवों का क्या होगा, उन गरीब अबोल पशुओं का क्या होगा? मित्रों, चिंता सताती है। मित्रों, हमारे देश में मनुष्य के लिए भी हेल्थ कार्ड ये अभी तो दूर का सपना दिखता है। पता नहीं इंसान के लिए हेल्थ कार्ड कब बनेगा, उस हेल्थ कार्ड से उसको सेवाएं कब मिलेगी, वो आरोग्य प्राप्त क्या करेगा। कई नए नए विचार आते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, ये विषय अभी फाइलों में चल ही रहा है। मित्रों, आज मुझे गर्व से कहना है कि हमने एक बीड़ा उठाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे